गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 5 में आगे का पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर न्यूटन के नियम पढ़े थे, ठीक है, और जड़त्व पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन के कितने नियम हैं? 3 नियम, ठीक है। पहला है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था हमने कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और इसका एक भाग किसको बताता है? विराम के जड़त्व को, दूसरा भाग गति के जड़त्व को बताता है। यानी ये क्या है? जड़त्व के का संयुक्त कथन होता है, ठीक है। ये क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम। इससे क्या होता है? न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन के सेकंड नियम के पहले हमको एक टॉपिक क्या पढ़ना है? संवेग। क्या पढ़ेंगे? संवेग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मोमेंटम। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता था कि जब आप अपनी कॉपी बनाओ, यानी कि आपके पास बुक है, तो बुक आपको कौन सी लेना है? फिजिक्स की 11 के लिए 11 फिजिक्स बुक है आपकी प्रबोध, राइटर है एल बनपेला। कौन से लेके आओगे? एल बनपेला प्रबोध की बुक लेके आना है, ठीक है। इसके अलावा कि आप जो भी टॉपिक लिखो, जैसे संवेग लिखा है तो उसका इंग्लिश नेम भी लिखना, मोमेंटम, ठीक है। ताकि क्या रहेगा आपको कि आपको साथ में इंग्लिश नेम भी याद होते जाएंगे कि यार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। वेग है तो उसके साथ में क्या लिखना? टॉपिक हेडिंग क्या डालोगे? वेलोसिटी डाल देना, ठीक है। बल लिखते हो तो फोर्स लिखो, ठीक है। तब आपको अभी से ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ताकि आप जब आगे जाओगे, कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो वहाँ थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा, तो ऐसा नहीं कि यार ये नया शब्द के आगे बढ़ आगे, है ना। हमको पढ़ना क्या है? संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जिसमें वजन होता है, अपनी भाषा में समझ लो तो वजन है ना, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल वर्ड क्या है इसके लिए? द्रव्यमान, ठीक है। वजन में भार आ जाता है, भार एक अलग चीज है जो आगे आएगी मैं बताऊंगा। द्रव्यमान यानी वो जितने कणों से मिलकर बनी है वो क्या कहलाएगी? उसका द्रव्यमान। जैसे अपनी बॉडी का द्रव्यमान क्या है? जितना अपना शरीर है, लेकिन अपन ने साथ में क्या डाल रखा है? शर्ट पहन रखा है, पैंट पहन रखी है, ठीक है, जूते हो गए, जो भी एक्स्ट्रा ज्वेलरी है, एक्सेसरी है, वो सब मिला के क्या बन जाता है? फिर भार बन जाता है ना, जो एक्चुअल वेट नहीं होता। तो संवेग क्या है हमारा? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वो जिस गति से चल रही है, मान लो ट्रेन है तो ट्रेन का भी कुछ वजन होगा, मान लो 1 टन की ट्रेन है, ठीक है, और उसकी गति क्या है? फिलहाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये ट्रेन का वजन हो गया 1 टन, गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का गुणनफल मिलकर क्या बनता है? संवेग। परिभाषा समझ में आई है? यानी किसी तो इसका एक टन क्या है? द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान को कैसे दर्शाएंगे? m से, और गति यानी वेलोसिटी को कैसे दर्शाते हैं हम फिजिक्स में? v से। दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन गया? संवेग। तो आपको संवेग का फार्मूला समझ में आएगा, p इनटू क्या होता है? mv। अब डेफिनेशन इसके हिसाब से क्या बनेगी? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अब एक डेफिनेशन समझ में? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसको p से दर्शाते हैं। इसका विमीय सूत्र तो द्रव्यमान के लिए क्या लगता है? m, वेग के लिए क्या लगता है? LT-1। विमीय सूत्र के लिए पिछले वीडियो देख लेना, विमीय सूत्र पढ़ा चुका हूं, तो सबके विमीय सूत्र निकलते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे p से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र mLT-1 होता है, ठीक है। और इसको वेक्टर रूप में लिखा जाता है, तो संवेग के मतलब के सदिश राशि है, मतलब तीर का चिन्ह आएगा ऊपर। द्रव्यमान अदिश राशि होती है लेकिन वेग सदिश राशि होती है, तो वेग पे सदिश यानी वेक्टर होता है, इसलिए p पे भी वेक्टर आता है। इसका परिमाण लेने पर, परिमाण मतलब मॉडल लिया जाता है, परिमाण लेने पर तो p वेक्टर मॉड में इक्वल टू m मॉड में v वेक्टर। मॉड से जब चीज बाहर आती है तो उसका वेक्टर हट जाता है, यानी p बराबर क्या हो गया? m into v, ठीक है।
ये इसका विमेय सूत्र है। और मात्रक देख लेते हैं। द्रव्यमान काय में नापते हैं हम? किलोग्राम में इंटू वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मात्रक और मापन जो चैप्टर पढ़ा चुका हूं ना, उसमें सब बता दिया मैंने मात्रक कैसे निकालते हैं और विमेय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो मात्रक का आ गया बनाना, कैसे बनेगा? जो संवेग का मात्रक बना किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड। क्लियर? ये संवेग का टॉपिक खत्म। अब क्या पढ़ेंगे? न्यूटन का द्वितीय नियम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम भी बोलते हैं। और इसका एक स्टेटमेंट होता है, यानी कथन। उस कथन के नाम पे भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, जो आपको क्वेश्चन के आंसर में भी लिखना है। चलो आंसर में लिख लेते हैं, वहीं से ही आ जाएगा। कथन में लिख देता हूँ, किसी वस्तु के, ये इसका कथन है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, और जब आप आंसर लिखोगे तब तो आपको लिखना है ये कथन डाल के, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, बोर्ड अपन हाफ ही यूज कर रहे हैं, आधा बाद में यूज करेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती भी बोल सकते हैं और अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। एक ही चीज होती है, अनुक्रमानुपाती होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा पर। ये कथन है किसका? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, और जब आप आंसर लिखोगे तब कथन डाल के ये लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे, मतलब सिद्ध करना है न्यूटन की गति का सेकंड नियम, सॉल्यूशन। ठीक है, तब देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? संवेग। देखो एक एक चीज पकड़ के करोगे, डेरिवेशन भी याद होगा, लिंक भी बनेगी कि डेरिवेशन करना कैसे है, वो समझ में भी आएगा, है ना? पूरी नई चीज से पढ़ रहे हो आप, 10वीं तक पढ़ा था वो अलग है, अब 11th की साइंस बिल्कुल अलग, तो थोड़ा ध्यान देना। क्या वर्ड पकड़ा है मैंने इसमें स्टेटमेंट में? संवेग। अब संवेग जब मैं पढ़ रहा हूं तो संवेग का टॉपिक आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। संवेग के अंदर क्या होता है कि कोई वस्तु होती है, उसका क्या होता है? उसमें द्रव्यमान होना जरूरी है, और संवेग है मतलब कि वो गतिशील है, मतलब कि वो चल भी रही है और वस्तु में वजन है यानी द्रव्यमान। तो हमको कोई चीज मानना पड़ेगी, कोई वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, कोई वस्तु हम क्या मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m, और वो चल रही है। अब आगे एक चीज में क्या देखता हूँ कि परिवर्तन की बात कर रहा है, मतलब संवेग बदल रहा है। तो संवेग बदल रहा है मतलब कि मान लो जैसे ट्रेन है, ठीक है, अब हम कहाँ हैं? रतलाम में, रतलाम से इंदौर जा रहे हैं, तो ट्रेन यहाँ से चली, और ट्रेन जब वहां पे गई, यहाँ से चली जब ट्रेन का वजन 1 टन था, खाली ट्रेन का वजन, उसके अंदर आदमी लोगों की बात नहीं कर रहे, खाली ट्रेन ही, खाली जो ट्रेन है उसका वजन 1 टन है। अब वो इंदौर पहुंच गई तो उसका टन, उसका जो द्रव्यमान है वो 2 टन तो हो नहीं जाएगा, है ना? ट्रेन तो ट्रेन ही रहेगी जैसी वो है। बस यहाँ पे मतलब वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, बदल क्या सकता है? उसकी गति। क्या बदलेगा? उसकी गति बदल सकती है ना? तो संवेग में परिवर्तन होगा मतलब क्या बदलेगा? वस्तु की गति बदलेगी, ना कि उसका द्रव्यमान बदलेगा। तो जब हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं मतलब वेग बदलेगा, तो वेग यहाँ पे कितने हो सकते हैं? 2, एक तो प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग।
ये चीज भी मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि वेग दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो भाई परिवर्तन की बात करना है मतलब दो वेग लेना पड़ेगा, एक वस्तु लेना पड़ेगी, द्रव्यमान लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है तथा प्रारंभिक वेग u है, उसका प्रारंभिक संवेग, संवेग को p से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ संवेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब पहले संवेग कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा। इसके कारण जब वेग बदलेगा तो संवेग को अपन नाम दे देंगे p1 p2। तो प्रारंभिक संवेग है तो उसको नाम दे देंगे p1, वस्तु का द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं इसलिए m, और वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या लिया हमने u। समीकरण क्या दे देते हैं इसको a। अब संवेग बदलेगा, अब वस्तु पर कुछ समय के लिए हम क्या लगाते हैं, जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन कंटिन्यू एक स्पीड में नहीं चलती, स्पीड बढ़ती है घटती है, तो बढ़ाने के लिए क्या करता है पायलट, उस पे प्रेशर लगाता है, मतलब क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो कुछ समय के लिए लगता है। तो अब वस्तु पर डेल टी समय भी परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, डेल टी समय के लिए क्या कर रहे हैं, एफ बल लगा रहे हैं, कैपिटल एफ बल लगाने पर वस्तु का संवेग, संवेग बदलेगा तो संवेग क्या हो गया, देखो पहले वस्तु का संवेग कुछ और था, अब वस्तु पे अपन ने कुछ समय के लिए बल लगाया, धक्का लगाया तो गति बढ़ गई, यानी संवेग बदल गया। तो संवेग अब नया क्या हो गया, अगला संवेग p2, संवेग p2 बराबर, तो वस्तु का द्रव्यमान तो रोक के वही रहेगा, वो नहीं बदलता। अब क्या बदल जाएगा, वेग p2 बराबर m, लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा हमने, अब वस्तु पर डेल टी समय के लिए बल है, लगाने पर वस्तु का संवेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो संवेग p2 बराबर mv। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, इतना पता चल गया हमको कि वस्तु थी, उसका वेग बदला, इसलिए संवेग भी बदल गया, वेग बदलता तो संवेग बदल गया, यानी अब क्या निकालेंगे, संवेग में परिवर्तन। इसलिए संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को कैसे दर्शाएंगे, डेल p से। देखो p क्या है, संवेग और p, आगे जो डेल लग रहा है, डेल का मतलब होता है परिवर्तन, ये जिसके भी आगे लगता है उसके बारे में क्या बताता है कि ये चीज परिवर्तित हो रही है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो डेल p बराबर क्या होगा, परिवर्तन, और परिवर्तन यानी कि हमेशा अंतिम में से किसको घटाते हैं, प्रारंभिक को। तो अंतिम क्या है p2 और प्रारंभ है p1, तो यहाँ आएगा p2 माइनस p1। अब यहाँ पे कुछ p2 p1 का मान रखना है, तो डेल p बराबर p2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, mv है, माइनस क्या करेंगे mu, mv माइनस mu, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, ऊपर आएगा v माइनस u, और डेल p बराबर m। देखो v माइनस u मतलब क्या है, ये वेग में परिवर्तन, जैसे यहाँ पे था संवेग में परिवर्तन, तो p2 माइनस p1। ठीक है, और ऊपर क्या है, वेग में परिवर्तन, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, डेल v, क्योंकि डेल v बराबर होता है v माइनस u। दोनों वेग है, एक अंतिम वेग दूसरा प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग में से जब प्रारंभिक वेग को घटाते हैं तो वेग में परिवर्तन को किससे दर्शाया जाता है, इससे। ठीक है, अतः संवेग में परिवर्तन की दर, अतः संवेग में परिवर्तन की दर, जब दर की बात आती है तो बटे में समय का भाग दिया जाता है, तो दोनों हिस्सों में यानी बराबर के दोनों तरफ क्या करना है, समय से भाग देना, समय यानी डेल टी से, इजिकल टू m डेल p अपॉन में डेल टी। ये दोनों भी बटे हैं, मैंने इसके बटे में लिखा, ठीक है, मतलब दोनों भी बटे हैं। तो अब
संवेग में परिवर्तन की दर, तो दर का मतलब क्या होता है, दोनों पक्षों में डेल टी से क्या करा, भाग दे दिया। इसको चाहे तो हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब आते हैं न्यूटन के नियम से। न्यूटन के सेकंड नियम से, ठीक है। अब यहाँ पे नियम लगेगा, क्या नियम लग रहा है, देखो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ये रहा, ये संवेग है, ये परिवर्तन है, बटे में डेल टी मतलब के दर है। तो ये हिस्सा पीडी वाली लाइन पे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल पी अपॉन में डेल टी। क्या बोल रहे हैं अपन इसको, किसी वस्तु के, ये टी क्या है आपका, संवेग है, किसी वस्तु के संवेग में ये परिवर्तन बटे में टी क्या है, दर है, तो संवेग में परिवर्तन की दर। अब आधा हिस्सा बाकी का पढ़ो, पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बल यानी क्या हो गया, F, समानुपाती मतलब क्या हो गया, ये आगे नियम देखो, इस लाइन में मैंने उसको मैथमेटिकल रूप दिया, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। F समानुपाती है डेल पी अपॉन डेल टी, ये रहा, इसका मान किसके बराबर होता है, इसके बराबर, तो इसका मान पता क्या रख देंगे यहाँ पे, M डेल पी अपॉन में क्या होता है, ये डेल टी, ठीक है। F समानुपाती M, चूंकि ये डेल पी अपॉन में डेल टी क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, किसी वस्तु के संवेग, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, तो इसीलिए क्या जाएगा, A समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक निकलेगा CMA, जहां C क्या है, नियतांक है, जहां C एक नियतांक है, C बराबर 1 लेने पर, तो F बराबर क्या जाएगा आपका MA। F बराबर M में क्या है आपका, न्यूटन का द्वितीय नियम, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आगे तक, डायरेक्ट यूज होगा कहीं कहीं। यह आ गया आपका न्यूटन का द्वितीय नियम।